हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। ये न्यूज तो आपने सुनी ली होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस न्यूज से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और अगर आपने इसको मिस किया तो आप एग्जाम ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के 14 क्वेश्चंस को क्या रिप्लाई दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए समझना, और सिविल सर्विसेज की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं है, यहां पे गवर्नर की भी बात है। तो पीसीएस के एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू समबडी जिनको नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखिए, हमारी प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। 14 क्वेश्चंस पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, ओके, जो कि हमारे संविधान अधिकार देती है आर्टिकल 143 के तहत द्रौपदी मुर्मू मैम को, प्रेसिडेंट को, कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन मांग सकें अपने अपने सवालों के ऊपर। ये इशू आया कहां से, ये जनरेट कहां से हुआ था ये इशू? दोस्तों, ये इशू जनरेट हुआ था जब तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में टसल हुई थी। तो ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, इन पे ये आरोप लगा था, तमिलनाडु की सरकार ने आरोप लगाया था कि ये लगभग 10 बिल जो है ये होल्ड करके रखे हैं, पॉकेट वीटो। ना तो उसको असेंट दे रहे हैं, ना तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, और ना ही उसको विड्रॉ कर रहे हैं। वो 10 बिल ये होल्ड करके रखे हैं, जिससे हमारी लोकतांत्रिक जो डिग्निटी है वो हैम्पर हो रही है। सो सुप्रीम कोर्ट के पास तमिलनाडु गवर्नमेंट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है कि भाई जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते और ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बस देखते हुए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को 14 पॉइंट्स का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा। अब उसका जवाब क्या है मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, मैं इसी के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। फिर इस पूरे आर्टिकल को, इस पूरे न्यूज में ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पीवाईक्यूज हैं कि इसी मुद्दे के ऊपर 2014 में, 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ऑलराइट, इस और साथ ही में दोस्तों मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि 1 दिसंबर से लेकर लगभग 18 मार्च तक 3 महीने का हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से लेकर और खत्म हो रहा है 18 मार्च तक। यानी कि जो लैंग्वेज रहेगी वो हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, और लगभग 100 घंटे की क्लासेस रहेंगी, विच मीन्स कि इसकी वैलिडिटी रहेगी कब तक? टिल प्री 2026। लेकिन आप रिकॉर्डेड वीडियो 1 साल तक देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम है और एग्जैक्टली ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट छांट के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। और ये डिफरेंस है पीजीपी और पीजीपी प्लस प्रोग्राम में। ओके, आप 1 दिसंबर से बैच को एनरोल कर सकते हैं। आप जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है और डिटेल में शेड्यूल भी दिया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने दिए हुए हैं। चलिए, लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं इनके 14 क्वेश्चंस थे क्या। ओके, मैं इसको जूम करता हूं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम प्रेसिडेंट ने पूछा था कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 200। ठीक, अगर कोई भी मतलब पार्लियामेंट में कोई भी बिल प्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, तो क्या ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास, क्या ऑप्शन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 ऑप्शन है जी। ठीक है, नंबर 1, एक ऑप्शन है कि वो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ बिल सही है और एक्ट बनने के लिए आप भेज सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं जी, बिल में कुछ संशोधन चाहिए, आप लिख के भेज सकते हो पार्लियामेंट में, असेंबली में, कि नहीं आप इसको चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप भेजिए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप उस बिल को होल्ड करके प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेज सकते हो, कि प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे, एक बार देख लें कि कोई सेंसिटिव मुद्दा है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोई सेंटर स्टेट रिलेशन का मुद्दा है, तो प्रेसिडेंट को भेज सकते हो, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे फिर होगा। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, मतलब कि गवर्नर कैन नॉट सिंपली रिफ्यूज टू साइन अ बिल एंड कीप इट पेंडिंग। समझ में आ रहा है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर साइन कर दे या प्रेसिडेंट साइन कर दे बिल को
और वो अपने पास रखा रहे, पॉकेट वीटो, और लंबे समय तक रखा रहे, डिले करता रहे जानबूझ के, ये ऑप्शन नहीं है। तो ये है हमारा आर्टिकल 200। ठीक है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, इज गवर्नर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 200। ठीक, गवर्नर बाउंड है, जो भी उस राज्य के लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे, वो जो सजेशन देंगे वही गवर्नर करेगा? नहीं, गवर्नर बाउंड नहीं है किसी भी स्टेट या किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि गवर्नर जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, और इन आर्टिकल 163 साफ साफ ये बताया गया है कि गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 163 यहां पर गवर्नर बाउंड नहीं है। ठीक है, कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे उनकी बात गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे है, माने न माने गवर्नर के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 इज जस्टिसिएबल। मतलब कि जो आर्टिकल 200 अभी हमने डिस्कस किया था, जहां पर 3 पॉइंट थे, राइट, क्या अगर गवर्नर इन तीनों पॉइंट को नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या ये जस्टिसिएबल है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस कर सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका कहना है कि वाइल कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द विजडम ऑफ गवर्नर डिसीजन, गवर्नर का जो भी डिसीजन होगा कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं करेगा। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि अगर गवर्नर जबरदस्ती उस बिल को होल्ड करके रख रहा है, गवर्नर के पास बिल को होल्ड करने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, और एक इंडेफिनिट टाइम के लिए वो होल्ड करके रख रहा है, तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, कि इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन अगर गवर्नर ने उस बिल को बहुत लंबे दिन तक होल्ड करके रखा, गवर्नर ने उस बिल को इस मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि भाई ये बिल मैं क्यों होल्ड करके रख रहा हूं, ठीक है, तो फिर जाके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इमीडिएटली जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इफ एनी गवर्नर सिट्स ऑन अ बिल विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन, द कोर्ट कैन डायरेक्ट देम टू एक्ट। ठीक है, ये डिस्क्रिशन पे है कि बहुत 6 महीने साल भर हो गए, तो फिर कोर्ट कह सकती है कि भाई क्या कर रहे हो आप, हैं, आप फिर से इस पे काम करो। देखिए चौथा क्या क्वेश्चन है, इज आर्टिकल 361 एन एब्सोल्यूट बार टू जुडिशियल रिव्यू इन रिलेशन यहां पर आते हैं, कहां गया, अच्छा ये है, तो आर्टिकल इज एब्सोल्यूट बार इन रिलेशन टू एक्शंस ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। तो इसका कहना है नहीं, आर्टिकल 361 ग्रांट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को पर्सनल इम्यूनिटी, स्टेटिंग दैट दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ये आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ोगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक इम्यूनिटी मिलती है, एक अपनी पावर मिलती है कि उनके ऊपर कोई उंगली, उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि यस, द पर्सन इज इम्यून बट नॉट द चेयर, बट नॉट द अथॉरिटी, बट नॉट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। यानी कि वो कुर्सी जिम्मेदार होगी, वो कुर्सी बाउंड है, लेकिन पर्सन नहीं है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा उनके ऊपर। लेकिन जो चेयर है, यहां लिखा है साफ साफ, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी रिगार्डिंग द constitutional inaction. This immunity cannot be used to shield indefinite delays court held. बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, कैन टाइमलाइन बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नर थ्रू जुडिशियल ऑर्डर फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 200? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं। ये सबसे कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। कोई टाइमलाइन नहीं इशू कर सकती है कोर्ट अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को एसेंट देने से रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या भी मना कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन गवर्नर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग रिट इशू कर सकते हैं। रिट मतलब कौन सी, मैंडेमस। ठीक है, हम लोग मैंडेमस रिट इशू कर सकते हैं
गवर्नर या प्रेसिडेंट को पूछते हुए बताओ भाई क्या रीजन है, और टाइमलाइन बताओ कब तक इस बिल को तुम असेंट दोगे। ठीक है, तो साफ साफ कहना है कि इस वाले सेक्शन के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल रादर देन अ फिक्स टाइम लिमिट। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में टाइम लिमिट का कोई आता है तो आपको रॉन्ग करना है उसको। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है गवर्नर के खिलाफ कि भाई आप एक्सप्लेन करो क्या रीजन बन सकता है आपका। ऑलराइट, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। देन लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 जस्टिसिएबल? ठीक है, आर्टिकल 201 क्या बात करता है? इट डील्स विथ बिल्स रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो सिमिलर सिचुएशन है कि द प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू असेंट और विदहोल्ड, मतलब आर्टिकल 200 टॉक्स अबाउट द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन। उन 3 होल्ड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं, एंड देन रिकमेंडेशन के लिए, एंड देन विदड्रॉ करके भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। 201 जो आर्टिकल है सेम प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है वो सेम चीजें फॉलो होंगी प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। फिर 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन टाइमलाइन बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन? नो। अब जब गवर्नर पे टाइमलाइन नहीं है तो प्रेसिडेंट पे भी टाइमलाइन नहीं है कि वो कितने दिनों में बिल को असेंट कर दें, कितने दिन में बिल को साइन कर दें। ठीक है, कोई टाइमलाइन नहीं है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इज द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 व्हेन अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल? नो। सुप्रीम कोर्ट 143 क्या है? 143 अलाउ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ। इसी को हम लोग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। जो पूरा इशू है, इसी आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सब 14 क्वेश्चन सबमिट किए थे, उनसे उनका ओपिनियन मांगा था। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या क्या है? द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक दिस ओपिनियन एवरी टाइम अ बिल इज रिजर्व। प्रेसिडेंट इज सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब जब बिल रिजर्व हो तब तब प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है ये, कैन अ कोर्ट एडजुडिकेट कैन कोर्ट्स एडजुकेट ऑन द कंटेंट ऑफ द बिल? नो। बिल पे कोर्ट एडजुडिकेट नहीं करेगी। किस पे करेगी? एक्ट पे। जो कानून बन चुका है उस पे एडजुडिकेट करेगी। बिल पे कभी भी कोर्ट एडजुडिकेट नहीं करेगी। ठीक है, वो बताएगी कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे हमारा सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। सेम सिचुएशन यहां पर भी था। ठीक, फिर उसके बाद 10 क्या है? कैन द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर सब्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 क्या है? कंप्लीट जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कंप्लीट जस्टिस करती है, ओवर रीच कर देती है अपने लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा गया, जैसे दिल्ली में ई रिक्शा वाले का देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के मुआवजा दिलवाया था जो भी विक्टिम थे उनको। क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को, लेजिस्लेचर को? नहीं। तो इस केस में यानी कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 मतलब इज नॉट इस पे 142 अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 142 विल नॉट अप्लाई ऑन आर्टिकल 200 नीदर ऑन आर्टिकल 201। ये साफ साफ यहां बोला गया है। ओके, 11वां क्वेश्चन क्या है? इज द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अ लॉ इन फोर्स विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर? ये तो सिंपल सी बात है कि बिना गवर्नर के एसेंट के कोई भी बिल लॉ नहीं बन पाएगा। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर की साइन या प्रेसिडेंट की साइन होनी चाहिए बिल पे, तो ही वो अधिनियम बन पाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन हमारा पूछता है कि मतलब क्या ये मैंडेटरी है ये डिसाइड करना कि 5 जजेस की बेंच बैठेगी? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो भाई, जब भी कभी कोई मैटर, तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या कहता है कि जब भी कोई मैटर आता है जहां पे संविधान को सब्सटैंशियली इंटरप्रेट करना हो, डिटेल में उसकी व्याख्या करनी हो, तो बेयर मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठेंगी। और इस केस में भी जब भी ये नियम है, जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा
तो 5 जजेस की बेंच बैठ के ही उसका आंसर देंगी। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये 5 जजेस की बेंच बैठ के आंसर दिया गया है, एक जज नहीं बैठा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब 13 पॉइंट क्या कहता है? 13 पॉइंट कहता है कि इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 लिमिटेड टू द प्रोसीजरल और इशू डायरेक्शन विच कॉन्ट्ररी। तो बेसिकली कोर्ट फाउंड दैट द क्वेश्चन इज टू ब्रॉड कि यहां पर जुडिशियल रिव्यू और प्रोसीजरल स्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 200 पर अप्लाई नहीं होगा, और कोर्ट ने कहा कि भाई हम इन सब क्वेश्चन पे आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये है कि आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज्ड एंड ओवरराइड द सब्सटैंशियल प्रोविजन। कुल मिला के कि आर्टिकल 142 जो कि कंप्लीट जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट मतलब एक ओवर रीच नहीं करेगी, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 14 है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। अगेन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, कोर्ट डिक्लाइन द आंसर एंड क्वेश्चन। आर्टिकल 131 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन to find disputes between the center and state. The bench deemed irrelevant to the specific issue regarding the governor's power, ठीक है। तो ये और ये क्वेश्चन एक तरीके से irrelevant था, हालांकि ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन परफॉर्म करने की पावर देता है। ऑलराइट, ये 14 के 14 क्वेश्चन थे। अब आप देखिए, मैंने आपके लिए ये लिस्ट बना रखी है, ये सारे प्रेसिडेंट के क्वेश्चन हैं और ये कोर्ट के आंसर हैं, ये आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, वहां से ले लीजिएगा। ये सारे आर्टिकल हैं रिवाइज करने के लिए। सोच के देखो 200 क्या है, 201 क्या है, वीडियो पॉज करो, फिर 143 क्या है, 142 क्या है, ठीक है, 131, 361 और 145 3 क्या है, ठीक है। ये 2 आर्टिकल आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बिल को विथहोल्ड करने के वो 3 ऑप्शन। 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ओपिनियन लेता है। 142 कंप्लीट जस्टिस। 131 अभी आपने यहां पे पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। 361 यहां पर आपने पढ़ा था, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इम्यूनिटी देता है, ठीक है। देन आर्टिकल 145 क्या बात करता है? हमारा 5 जजेस की बेंच जरूर होनी चाहिए इन द मैटर ऑफ अगर कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो। अब देखिए, यूपीएससी ने पिछले 2014 में और 2023 में क्वेश्चन पूछ रखा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है। 2014 में देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक। तो आपका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? एक तो ये है सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल। दूसरा ये है कि यस, रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो 3 में से एक था वो पूछा गया। अब ये देखिए, यहां पे 2023 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribe time limit within which he or she declares the assent। क्या ये है? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ऑलरेडी पूछ चुके हैं और डेफिनेटली इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है, और सही आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में पढ़ के आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, और देयर आर मोर सच वीडियोस। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, किसी एक टॉपिक पे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।